ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने क्या किया था, टाइटल दिया था और ये जो ऊपर आइकन इमेज लगता डालना है था। एक, जी। वो हमने इसमें दे दिया था। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम, ये दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ना एक नया टेम्पलेट फिर से सेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टैग्स लगाए जाएं अगर, तो क्या क्या टैग्स लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। H1 टैग नॉर्मल टैग हो गया। जी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 टैग ही लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रेप सॉल्यूशन हाइफन यमुनानगर लिख दिया मैंने। तो ऑब्वियस ही बात है, वन मीन्स लेवल। जी। ठीक है ना, 6 लेवल होते हैं टोटल, इससे ज़्यादा नहीं होते इसमें। ये फर्स्ट लेवल पे आपको कुछ बोल्ड नज़र आएगा, बड़ा जी। नज़र आएगा, जो फर्स्ट होगा वो सबसे बड़ा, वो उसके सबसे बाद बड़ा है। लेकिन छोटे ये है होते कि हैं। इसका यूज़ हम ज़्यादातर अपनी वेबसाइट को वेल मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ा करना है, जी जी। अगर मेरे को बड़ा ही करना होता तो मेरे पास CSS एंड ऑल दैट अवेलेबल है। एक टैग है जिसे आप सेंटर टैग भी अवेलेबल है, अगर आप सेंटर टैग लगाते हो तो ये सेंटर में कर देगा, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रेकमेंड ही नहीं करते। जो भी आपको रेड में नज़र आ रहे हैं इसका मतलब वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, यानी कि जो W3C है वो इसकी रिकमेंडेशन नहीं देता आपको। वो कहता है इसकी जगह पे आपको आगे के टॉपिक जो हैं, वो जो CSS के टॉपिक है वो यूज़ करने चाहिए। लेकिन चलो फिलहाल HTML पढ़ रहे हैं तो HTML में ये टैग अवेलेबल है, जी। तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे एक टैग और आता है जिसको आप HR टैग बोलते हैं। जी। इसको क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल रो। इस तरीके से एक, रो डाल देता है बीच में। बिल्कुल, लेकिन इसको भी हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास जब CSS आएगी तो उसमें बॉर्डर की ऑप्शन बहुत सारी आ जाएंगी हमारे पास, टॉप का बॉर्डर, लेफ्ट का बॉर्डर, राइट का बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, तो बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है। लेकिन फिर भी डेप्रिकेट नहीं किया गया इसको, अवेलेबल है तो लगाना चाहें तो कहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम इसको साइज़ एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। साइज़ एट्रीब्यूट लाइक मैंने 10 दे दिया तो ये आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, देखो जरा। जी। डिफ़ॉल्ट कलर इसका वाइट है, तो आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर लगा सकते हैं। मैंने लाइक टोमेटो कलर दे दिया, क्योंकि इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। यही नहीं, एक एट्रीब्यूट और होता है इसमें जिसको आप बोलते हैं विड्थ। विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, यानी टोटल स्क्रीन पे कितना होना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से जैसे मर्जी मेंटेन कर लो। जैसे मैंने इसे कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया 40%, इसको कर दिया मैंने 20% कर दिया, इसी को मैंने फिर से कॉपी किया, इसके नीचे लगा दिया। मतलब आपको ऐसे थॉट्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। जी। लाइक मैंने इसे 40 कर दिया, इसको मैंने लाइक 60 कर दिया। तो ये डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये आपका 20 होना चाहिए। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि यही डिज़ाइन चाहिए, कोई और डिज़ाइन भी हो सकता है। लेकिन कुछ इस तरीके से काम करना है तो आगे चल के हमारे पास CSS अवेलेबल है, जो कि आने वाले 3 या 4 लेक्चर तक शुरू हो ही जाएगी। एक पॉइंट और आता है इसमें कि मेरे को ये जो ग्रेप सॉल्यूशन लिखा है इसको कलरफुल करना है, इसका कलर चेंज करना है। जी। तो कलर अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ सकता है यहाँ पे। मान लो मैं इसका कलर अलग करना चाहता हूँ और इसका कलर मैं अलग करना चाहता हूँ, तो इन मीनवाइल ये जो कोड है आपको किसके अंदर लिखना चाहिए, एक फॉन्ट नाम का टैग है, इसके अंदर लिखना चाहिए। ये भी रेड में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये भी डेप्रिकेटेड है। फॉन्ट टैग के अंदर आपको कलर नाम का एट्रीब्यूट देना है और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, लाइक मैंने लिख दिया येलो ग्रीन या ग्रीन येलो, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो आपको ये कलर चेंज नज़र आएगा इसका। यही वाला आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा कट करके यहाँ पे फिर डाल दो। शॉर्टकट देखो आपको आनी चाहिए इन चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर आपके शॉर्टकट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जल्दी काम कर लोगे इसमें। तो मैंने लगाया और इस बार मैं दे देता हूँ एक
क्रिम्सन कलर दे देता हूँ। तो क्रिम्सन भी रेड का ही एक फैमिली है, तो ये को इस तरीके से मैंने दे दिया। आपको हर करेक्टर करना है या तो आप अलग अलग कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि अगर आपको अलग अलग करेक्टर करना हो, यानी जी अलग कलर का, आर अलग कलर का, तो फिर काफ़ी टफ हो जाता है। इसके लिए फिर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आगे चल के यूज़ करनी पड़ती है हमें, या CSS यूज़ करनी पड़ेगी विद प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के साथ। तो फ़ॉन्ट नाम के टैग में किया जा सकता है, लेकिन फ़ॉन्ट नाम के टैग में एक और आता है जिसको साइज़ बोलते हैं। तो अगर मैं 20 दे दूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और आता है जिसको बोलते हैं फेस। फेस का मतलब क्या हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको कहाँ से पता चलेगा। मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ इसके लिए, क्योंकि वही फ़ॉन्ट उठा सकते हैं जो आपके PC में इंस्टॉल हैं या इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मेरे को यहाँ से ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने फ़ॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये एक फैमिली है पूरी की पूरी। जी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा लगाना है। तो मैं मान लो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही कॉपी कर लो और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। लेकिन इसका एक लॉस है, क्योंकि मैंने अपने PC से कॉपी करके तो लगा दिया, लेकिन अगर ये किसी के PC में या किसी के सर्वर पे जाएगा जब, तो वहाँ ये फ़ॉन्ट नहीं मिला इसको, तो ये जर्नल फ़ॉन्ट अपने आप उठा लेगा, एरियल या टाइम उठा लेगा। तो हमें इस तरीके की टेक्निक लगानी पड़ती है कि जब मैं अपनी वेबसाइट कहीं पे लोड करूँ तो जो मेरा फ़ॉन्ट है वो भी साथ में जाए। तो CSS ही इसका एक सॉल्यूशन है। तो जब CSS करेंगे तो उसमें करके देखेंगे हम इन चीज़ों को। सो इस तरीके से किया जा सकता है ये बात। तो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टैग के अंदर कई सारे ये टैग्स बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, और इनकी वैल्यू भी फिक्स ही रहती है। मतलब वैल्यू अलग अलग तो डाल सकते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड डालनी पड़ेगी। अगर वो वैल्यू मैच कर जाती है तो उसकी आउटपुट आ जाएगी, नहीं मैच कर रही तो वो आउटपुट नहीं दिखाएगा, उसका कोई एरर भी नहीं दिखाएगा। यहाँ एरर भी नहीं दिखाता कोई कि चलो मैं एरर को पढ़ के ठीक कर लूँ, क्योंकि ये तो आउटपुट सीधी ब्राउज़र पे आ रही है। सो फॉन्ट टैग मेरा एक यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके साथ हम इसका यूज़ करके कोई आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। डन हो गया एकदम। अच्छा, अब बाई चांस मेरे को स्क्रॉल करना है इसको, कि मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल हो, जी। कि चलो जैसे न्यूज़ ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे स्क्रॉल होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक टैग अवेलेबल है, अगर हम बात करें सिर्फ मार्क अपना क्या कहते हैं HTML की, तो हमारे पास एक टैग अवेलेबल है मार्की, MARQUE, ये मार्की टैग अवेलेबल है। अगर आप कुछ भी मार्की टैग के अंदर लिख देते हैं तो ये इस तरीके से स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन मार्की टैग को यूज़ नहीं किया जाता, वो अलग बात है, क्योंकि जब तक ये पूरा करेगा अपने आप को, जब तक ये लास्ट करेक्टर यहाँ पे नहीं निकल जाएगा तब तक ये नहीं दिखेगा। तो होना क्या चाहिए, जैसे जहाँ पे जी चला गया उधर से जी दिख जाना चाहिए अपने यहाँ पे। तो इसके लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है। देखो जब पूरा जब तक नहीं निकलेगा ना, तब तक यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो चलो ठीक है, मेरी जनरल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो स्लो है तो इसको फास्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी, और ये इसका टाइम दे दिया मैंने 100। अब ये थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा 1000 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है यहाँ पे। 1 सेकंड के अंदर कितना भागेगा ये देखो जरा, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो ब्लिंक हमें ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 कर दूँ, जितना कम करता जाऊँगा ये देखो और स्लो होता जाएगा। यहाँ पे मैं 1 कर दूँ यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया ये। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना बढ़ाते जाएंगे, तो मैं 100 कर दूँ अगर, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है इस वक्त। लेकिन अगर स्पीड से चलता रहा तो मैं इसे पढ़ने के लिए क्या करूँगा, मेरे को तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी अगर स्पीड से चलता रहा। तो होना क्या चाहिए कि मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये रुक जाए, मैं पढ़ लूँ तो साइड में निकल जाए। तो इसमें 2 फंक्शन होते हैं
मार्की में ऑन माउस ओवर, और एक होता है ऑन माउस आउट। ये दो फंक्शंस हैं, ये भी प्रॉपर्टीज हैं वैसे तो। जी ये दो प्रॉपर्टीज, इसके अंदर दो फंक्शन पास करने पड़ेंगे जो पहले से बने हुए हैं इंटरनली। जैसे इसके ऊपर आए, मतलब माउस इसके ऊपर आए तो स्टॉप हो जाए, अदरवाइज हटाएं तो स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही मैं अब इसके ऊपर माउस लूँगा, ये देखो जरा, इस पूरी लाइन को काउंट कर रहे हैं। पूरी लाइन, ये पूरा मार्की है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्की है, ये पूरा मार्की है एक्चुअल में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100% लेके चल रहा है ना उसको। तो स्क्रॉल अमाउंट और ये कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करके आप मार्की को यूज़ कर सकते हैं। अब एक और किया जा सकता है इसमें, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑब्वियसली बात आपको पता कितनी होंगी, 4 ही डायरेक्शन तो है। तो अगर मैं डाउन कर दूं तो ये ऊपर से नीचे चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं अप करता हूं तो ये अप साइड जा रहा है। ये तब अफेक्ट पता चलेगा जब आपने कोई पैराग्राफ बना रखा है, तब वो नीचे से स्क्रॉल करता धीरे धीरे। ये तो मैंने स्पीड भी बढ़ा रखी है ना, तो अगर मैं स्पीड कम कर दूं इसकी, तो अब ये थोड़ा प्रॉपर देखेगा। ये देखो जरा, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है इस तरीके से। और ऐसे ही लेफ़्ट राइट भी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो ये राइट साइड से आ रहा है, लेफ़्ट साइड से आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और आती है, डायरेक्शन हो गई आपकी इसमें, और एक आती है इसमें एक प्रॉपर्टी और है इसमें, स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल है ये। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी और है इसमें, मैं लिस्ट में दिखाएगा नहीं तो। डायरेक्शन, एक प्रॉपर्टी और थी यार, डायरेक्शन हो गई, स्क्रॉल अमाउंट हो गई, ये दो बेस प्रॉपर्टी हो गई। ऑन माउस हो गया, ऑन माउस आउट भी हो गया इसमें। देख लेते हैं यार, टाइम वेस्ट जो करना। MARQUEE प्रॉपर्टीज, मेरे को अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी चाहिए। तो वैसे ये डेप्रिकेट हो चुका है, ये इसने बता ही दिया है वैसे तो, जी तभी वो लिस्ट में नहीं आ रहा। जितने भी ये लिस्ट में नहीं आते इसमें। तो अभी के लिए फिर CSS जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, बट आई वांट, इसे दिखाया नहीं यार कोई। मतलब ये है कि सर जो हमें रेडनेस हो रहा है वो बेसिकली फंक्शन CSS का है। हाँ, ओल्ड ब्राउज़र, हाँ मतलब फंक्शन CSS का नहीं है, जी वो रिकमेंडेशन दे रहा है आपको कि आप इसको ना CSS से हैंडल करने की कोशिश करो। बिहेवियर, अब बिहेवियर में यू नहीं आएगा क्योंकि यू साइलेंट है इसमें, जैसे कलर। जी ठीक है ना। तो बिहेवियर क्या देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है, आप स्लाइड कर सकते हो, लेकिन यह था कि ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं, ब्राउज़र थोड़ा सपोर्टेबिलिटी छोड़ देंगे। ये ज़्यादा स्लो हो गया लगता, इसको थोड़ा सा फिर मैं ये स्लाइड चला और रुक गया, लेफ्ट किया मैंने, लेफ्ट से चला, राइट में रुक गया, स्लाइड बोलते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है तो मैं नहीं लगा रहा हूँ उसको,
एक होता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट ठीक है। चलता रहता है इस तरीके से। और एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें, दैट इज़ विड्थ। तो विड्थ आप कर सकते हो, लाइक मैं 40% कर दूं अगर, तो ये 40% के अकॉर्डिंग सिर्फ इतने एरिया में, ये 40% एरिया हो गया इसका। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या एक तो मैं सेंटर टैग में किया हुआ है इसको, तो ये सेंटर में दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि इसको ना स्क्रॉल ही कर देता हूँ, तो ये इतने एरिया में ही। तो आप एक साइड में दो भी लगा सकते थे फिर तो, यानी कि ये अगर पूरा मार्की मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, ये मैं पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, तो ये इस तरीके से भी फिर चल ही रहा है। तो आप मार्की के अंदर मार्की ये वो बना सकते हैं, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस वाइज जो है। लेकिन ये है कि अगर आप HTML पढ़ते हैं, सिर्फ अगर आप कहते हैं कि आपने HTML पढ़ी है तो ही ये टैग सामने आते हैं। अदरवाइज पर्सन कहते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, और जो कि सच बोला जाता है कि ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो बंदा सीधा CSS पे जंप कर लेता है। लेकिन ये है कि पर्सन बिल्कुल फ्रेशर है अगर, तो बेसिक्स उसको पता होना चाहिए। उसको कुछ तो काम देना है ना, जी। उसको सिंटेक्स क्या है क्या नहीं, उसको एक तरीके से। और मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए, अपनी फैमिली हिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए। जिस बंदे को अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता, मतलब इतना तो पता हो कि फादर, मतलब लाइक ग्रैंड फादर, 2 दिन तो पता होना क्या है, उसके बाद किसने दिया था उसका तो मेरे को भी पता है, मतलब इतनी हिस्ट्री पता हो। इतना भी ज़्यादा आपको विंटेज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ मैं तो पूरा एक विंटेज पर्सन हूँ कि मुझे तो सब कुछ पुराना पता है, तो बहुत पुराना पता है मेरे को। वो कहीं सेमिनार देने में मज़ा आता है ऐसे में कि यार ऐसा होता था, भाई तुम लोग तो बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हो, किसी टाइम में ऐसा होता था। मतलब सेमिनार देने जब जाते हैं तो विंडो के ऊपर ही बहुत कुछ निकल आता है कि भैया तुम तो बहुत एक इजी एनवायरनमेंट में बैठे हो, ठीक है ना। व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैंने तो उस टाइम पे काम किया है जब विंडो 3.1 होती थी, ठीक है। 3.1 विंडो में कितने चैलेंजेस होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई विंडो आई, ठीक है। तो ऐसे ही बताते गए कि इसकी एवेल्यूशन कैसे हुई। तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बताने में। अगर आपको घंटा 2 घंटा किसी को शांत रखना है तो कुछ चीज़ तो बताओगे आप उनको, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को तब थोड़ा सा याद। और ये चीज़ें ऑब्वियस ही बात है, जो पुराने पर्सन है उन्हीं को ही पता है, जो नए पर्सन है जो अब पढ़ा रहे हैं या अब काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों का रियलिटी में नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि वो कहते हैं यार करना क्या, छोड़ो ना। डायरेक्ट CSS से चलते हैं। और डायरेक्ट से थोड़ी सी उन्होंने पढ़ी, जो डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, सिमेंटिक टैग क्या है, उन आप उस लिस्ट को भी देखोगे वहाँ पे भी इसकी बात नहीं की गई। जी। तो वो जो कहते हैं कि भाई टू द पॉइंट बात करनी है, इतना टाइम है ही नहीं किसी को। और ऑब्वियस ही बात है, हर कोई ये बोलता है कि टाइम नहीं है। वही लोगों का बस चले तो 1 महीने का कोर्स वो 1 घंटे में भी करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं 1 घंटे में HTML सीखें, तो वो भी कहते हैं सीख लो भाई, किसी की अपनी 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 कैपेसिटी। लेकिन 1 घंटे में कहने वाली बात है, नहीं कवर हो पाता, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अगर हम, तो ये तो मार्केटैक था, तो इसमें लग गया, यानी ये कुछ इम्प्रेसिव बनाने के लिए। हाँ बट ये चीज़ें छोटे बच्चों को जरूर करवाई जाती हैं। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जी। 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास, उनके सिलेबस में जरूर देखी गई होगी, क्योंकि उनको तो इंटरेस्टिंग दिखाना ना कुछ। तो टीचर्स वगैरह जो हैं उनके लिए ठीक है, मैं अपने घर में छोटे बच्चे को सिखा रहा हूँ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि यार बेटा करते हैं कुछ, ये चीज़ बना के देखते हैं, लेफ़्ट से चला राइट से चला, वहाँ थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अदरदाइन अगर प्रोफेशनल बात करें तो नहीं यूज़ हो रही। लेकिन ऐसा है, मैंने कई वेबसाइट ऐसी देखी है जहाँ पे आज भी यूज़ हो रहा है। CBSE की वेबसाइट, CBSE में। CBSE की जो वेबसाइट है, जी। वहाँ पे आप देखना, एक नीचे से ऊपर एक स्क्रॉल डाउन होता रहता है जिसमें वो सर्कुलर हो गए या अनाउंसमेंट हो गई वो डालते हैं। वो उनकी वेबसाइट पुरानी बनी हुई है, उनमें आज भी यही लगा हुआ है। अब अपडेट कर दिया वो कह नहीं सकते, लेकिन यही चला रहे थे वो, कि माउस रखते थे रुक जाता था। वो करे यार इजी ऑप्शन मिल रही है, क्यों ज़्यादा टेंशन लेनी। और ठीक है, दिक्कत भी क्या दे रहा है। सो इतने में कोई डाउट हो तो बोलो पहले आप। नहीं सर, ये करेंगे। चलो
अब इसके प्रैक्टिस बाद, करनी है। हाँ एक बार देखना पड़ेगा आपको। जी अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे पास, मान लो जैसे कोई वेबसाइट ही बना रहा है पर्सन और कहता है यार मेरा कोई यहाँ पे वीडियो लगना चाहिए, जी ठीक है ना। तो HTML5 जो आई है उसने इतनी ज़्यादा, लाइक आप यही हिंदी में बोलो कि तरक्की की, कि पहले तो वीडियो चलाने के लिए बहुत महाभारत हो जाती थी, जी जावास्क्रिप्ट लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन इसने क्या किया, एक वीडियो नाम का टैग ही दे दिया। वीडियो नाम का टैग इन द सेंस, आप सीधा नहीं लगाना आता हमें अगर, तो सीधा आप यहाँ लिखते हैं अगर वीडियो टैग इन HTML, तो बड़ा सिंपल सा एक कोड निकाल के दे देगा। वैसे मैं लिखने को तो यहाँ लिख सकता था वीडियो सोर्स, जी लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखें तो इसने वीडियो नाम का टैग निकाल दिया, और ये ऑथेंटिक टैग है, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। ये MP4 को सपोर्ट करता है, या OGG कोई एक्सटेंशन आती है उसको सपोर्ट करता है। हमने तो ज़्यादा इसके बारे में सुना है। जी और टैग है क्या, वीडियो कितने बाय कितने की होनी चाहिए, कंट्रोल्स दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए, और सोर्स दे दिया। मैं अगर इसी को ही कॉपी कर लूँ एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, और मैं अगर ये डिलीट कर दूँ यहाँ पे, और मुझे तो यहाँ पे अब सोर्स ही तो देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई वीडियो उठा लेता हूँ अपनी, यहाँ से कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने यही उठा ली, ठीक है। कॉपी करके मैं कहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी बंद कर देते हैं। इसके अंदर कोई एक फोल्डर बना के, ठीक है ना, कंटेंट नाम का फोल्डर बना के, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नेम भी चेंज कर, वो वन कर देता हूँ ताकि इजीली मेरे को लोकेट हो जाए वहाँ पे। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे कंटेंट नाम के फोल्डर में ये देना ही तो था, बस हो गया काम यहाँ पे। तो अगर आप क्लिक करोगे तो अब, लेकिन अब ये अच्छा सर, हमने वहाँ पे कंट्रोल नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल दिख रहे हैं। कंट्रोल कहाँ नहीं दिया हमने, अच्छा कंट्रोल दिए हैं यहाँ पे, और वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से इमेज लगाने का एक लॉस होता है। जी लॉस हमें नहीं पता चल रहा, वो अलग बात है। कोई बंदा इसके ऊपर राइट क्लिक करता है अगर, इंस्पेक्ट करता है अगर, उसको पाथ दिख जाएगा उसका, वो यहाँ से आपकी इमेज, ये वाला जो डेटा बड़े आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं मान लो यहाँ से पाथ कॉपी करूँगा, मैं यहाँ से जाके क्लिक ही करूँ ये वाला, तो ये ओपन हो जाएगा बड़े आराम से। मतलब इसको डाउनलोड करना बहुत ईजी है ये वाला। तो इसके लिए सर प्रोजेक्ट, इसके लिए फिर जो जो क्या कहते हैं, इसके प्लेयर्स हैं वो लगाने पड़ते हैं, प्लगइन्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लगइन से डेटा नहीं डाउनलोड होता, प्लगइन से भी डेटा डाउनलोड हो जाता है। कुछ पर्सन पहले क्या करते थे, आई फ्रेम बना के उसके अंदर दे देते थे। अब सर्च करने वाला तो कर ही लेगा तो आज की डेट में थोड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज़ हो रही है। आज की डेट में पूरी वीडियो भेजता ही नहीं है कोई, वो फ्रेम बाय फ्रेम भेजता है। कितना डाउनलोड कर लेगा, 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 फ्रेम, कितने डाउनलोड होंगे वहाँ पे। तो वो एम्बेडेड सिस्टम बनता, बीलॉग मोड में भेज देगा। बीलॉग होता है वो, तो बीलॉग में डाउनलोड करना, राइट क्लिक करके कोई कर भी लेता तो उसे बीलॉग मोड में मिलेगा। बीलॉग जो होता है वो बाइनरी मोड होता है, तो उन्होंने तो लगा रखा वो फ्रेम बाय फ्रेम चलता जा रहा है। जैसे सर हम इसमें YouTube की वीडियो डालें, हाँ। तो वो एम्बेडेड कोड हमें उसमें डालना वो पड़ेगा, HTML में जो वो उनका वो क्या करते हैं, वो आई फ्रेम बना के दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ यूट्यूब में, मैं कोई भी एक वीडियो उठाता हूँ, तो यहाँ पे तो ये जो रेकमेंड करता है, यूट्यूब जो रेकमेंड करता है, कह रहा कि आप कुछ मत करो यहाँ पे। वैसे इसका भी एक, जैसे मैं यही कॉपी कर लूँ, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके डाल देते हो वहाँ पे सीधा लिंक को, अभी तक यही करता था सर, आगे ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं इसको। शेयर पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एम्बेडेड दिखा देगा यहाँ पे। ये इसका ज़्यादा बढ़िया तरीका, इसको रेकमेंड करता हूँ। ये आई फ्रेम में लगा के देगा आपको। मतलब ये कॉपी नहीं हो सकता सर ना? कौन सा नहीं कॉपी, देखो ये वाली इमेज गूगल जो है अपना यूट्यूब जो है इसको रेकमेंड कर रहा है, कह रहा है ऐसे लगाओ।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ वीडियोस यहाँ पे चलती भी नहीं है, तो वो कह रहा है इस तरीके से लगाओ एम्बेड। ये उसका कोड हो गया, ये पूरा का पूरा उसने कितना एक्सेलरेट होना चाहिए, क्लिप बोर्ड, कॉपीराइट, ये पूरी की पूरी इनक्रिप्शन वगैरह पूरी की पूरी वो अपनी लगा के दे रहा साथ में। चलना तो वैसे ही है, लेकिन रिकमेंडेशन इसकी रहती है थोड़ी सी। इसमें ये भी दे दिया इसने, नीचे क्लिक करोगे तो वहाँ जंप भी कर जाएगा अब। ठीक है ना, तो मे भी उसमें ना आए, मैंने ट्राई नहीं करके देखा, लेकिन एक वे ये रहता है कि इस तरीके से लगाओ। बाकी कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं, प्लगइन भी ऐसे होते हैं जो आपके चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं जी। वो यहाँ पे पूरी ले आएगा। क्लिक करोगे तो यहीं से प्ले होना शुरू हो जाएगा। प्लगइन्स होते हैं उसके भी, उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है ईमेल आईडी से, तो वो किया जा सकता है वैसे। दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे बात करो, मैं अब यहाँ पे इसको मैं गूगल मैप को ओपन कर लेता हूँ। मुझे कई बार गूगल मैप भी लगाना पड़ता है अपने, ठीक है ना, उस पर। जैसे मैं ग्रेप सॉल्यूशंस यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये मेरा आ गया। तो ये जैसे आ रहा है यहाँ पे अब गूगल मैप, तो मैं यहाँ इस मैप को यहाँ लगाना चाहता हूँ अपनी। कईयों ने देखा होगा कई बार यहाँ पे मैप भी आ रहा होता है, तो यहाँ से लगाने का एक बेनिफिट ये रहता है कि ये उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप ही यहाँ से उठाने शुरू कर देता है। तो ये आ रहा है जैसे यहाँ पे, अब ये लेटेस्ट इमेजेस मैंने डाली थी इसके ऊपर। तो एक तो मेरे को ये ओपन करना पड़ेगा पहले, डायरेक्शन में गए जैसे, तो यहाँ पे भी एम्बेडेड की ऑप्शन है। मतलब आपको एम्बेडेड कोड उठाना है, एम्बेड किया आपने। तो यहाँ पे भी देखो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रही होगी यहाँ पे। वही उठाया ना इसने, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें उठाया इसने। सारा क्या नीचे, ये तो उसने रास्ता खोल दिया ना, खुला नहीं पूरा प्रॉपर, ये होगा। ये नक्शे, ठीक है ना, और ये रहा एम्बेडेड मैप। और ये भी आपको किस में दिखा रहा है, एम्बेड मैप कॉपी। मतलब एक तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट ओपन होगी है। जी। तो ये भी इसने ओपन कर दिया। यहाँ पे आप अपनी तरीके से विड्थ हाइट CSS मेंटेन कर लो, ब्यूटीफाई कर लो, जो भी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ओपन कर दिया इसने, यहाँ पे इस तरीके से जाते। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम उसे डिमांड करते हैं, तो वो पर्सन सामने वाला कहता है नहीं हाँ ठीक है लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोडिंग करनी है यहाँ पे। ये कोड है सारा उसका, और ये कोड हमने उठाया है, लगाया नहीं है। इसको लगाना नहीं कहते, हमने उठाया ये वाला। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। छोटे छोटे पॉइंट ही हैं ये वाले, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑडियो भी लगा सकते हो। यहाँ पे ऑडियो टैग भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप सिंपल लिखो ऑडियो टैग। ऑडियो टैग में क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल कोई आपने वॉइस कुछ भी। सेम कोड है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई रिंगटोन डाल दो या जो भी है। लाइक मैं यहाँ पे यहाँ डाल देता हूँ। ये MP3 को सपोर्ट करता है, और MP3 हमारे पास कोई ना कोई होनी चाहिए। लाइक मैं देखता हूँ, मुझे लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था किसी को, तो यहाँ पे कोई ना कोई पड़ी होगी ज़रूर डाउनलोड में। ये रहा, मान लो मैंने यही कॉपी किया और उसी फोल्डर में डाल दिया, जो हमारा फोल्डर है एक, मैं इसका नाम वन ही दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कंटेंट नाम के फोल्डर में वन डॉट हो गया, डन। ठीक है नहीं, ये ये बीच वाली। मतलब आप क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा।
थोड़ी बफरिंग लेता है हल्की सी बीच में, और उसके बाद ये play हो जाता है। सो आपने ऐसे देखे भी होंगे कई बार कंट्रोल बने हुए, कई बार हमें लगता है ना हम रिंगटोन डाउनलोड करें, तो ठीक है कई बनाते हैं वेबसाइट अपनी ऐसी, साइड में एडसेंस लगा हुआ है, बीच में रिंगटोन लगा रखी हैं। मैंने देखा है ऐसे कई वेबसाइट्स को। तो सिंपली अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली आपकी, ये तो कंटेंट सिर्फ उठाने वाला, डन हो गया इतना। HTML लगभग सर मतलब फाइनल हो गया है। HTML लगभग फाइनल हो गया है। लगभग हो गया। अभी कुछ टेबल टैग पड़ा हुआ, जैसे मैंने बताना है आपको, मुझे उसके ऊपर प्रैक्टिकल करवाना है, फॉर्म टैग इज देयर। तो ये 2-3 लेक्चर के बाद HTML ओवर हो जाएगा हमारा, और हार्डली 2 या 3 लेक्चर लगते हैं। लेकिन उसके बाद आपको जो मैं टास्क दूंगा, अभी तो टास्क की बारी नहीं आई मेरी, ठीक है, अभी तो आप सुन रहे हो मेरे को, अब जब सुन रहे हो तो मज़ा आ रहा है। जब मैं आप लोगों को काम दूंगा, वो काम आप कितने दिन में करते हो, या 1 घंटे में करते हो, या 1 दिन में करते हो। और मेरे को तो लुक वैसा ही चाहिए ना। अब आप ये मान के चलो, अब आप ये मत मान के चलना कि आप क्या कहते हैं वो हैं, एक क्लाइंट है, आप एक डेवलपर है, और ये मान के चलो कि मैं क्लाइंट हूँ। और अड़ जाते हो ना यार, मैंने तो कोई यार लुक और मांगा था, तूने मेरे को क्या दे दिया उठा के। चलो ठीक है, 80-90% सिमिलर होता, मैं कहता चल चला लेंगे, वैसा एटीट्यूड लेके आना है, तब जाके बात बनेगी ना। तो अब जो मैं बताऊंगा आपको, वे ये है सामने, कोशिश करो एज मच एज क्लोजर, ये लुक सामने कैसे है। और मैंने आपको रिसोर्सेज भी नहीं दिए, मैंने आपको रिसोर्सेज भी नहीं दिए। कम से कम रिसोर्सेज में बेटर आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, मेरे को वो रेडी करना है ना आपका। मेरे को खाली पढ़ाना थोड़ी ना है, मेरे को तो आपका मेरे को तो अंदर का डेवलपर लेना है ना। तो वो चीज़ हमने निकालनी है इसमें से। अब मतलब अभी ये तो अभी तो चल रहा है कि चलो ठीक है, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, क्लियर हो जाएगा ये वाला। बट अब आपने ये मान के चलना है कि यू आर अ डेवलपर, और क्लाइंट जो सामने बैठा है ना, वो ऐसी तैसी मारेगा पूरी, अगर उसका काम नहीं हुआ तो तब क्लियर होती हैं चीज़ें ये वाली। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाने पड़े मेरे को, सामने वाले को क्या पता। मगर मैं बताऊँ, अगर मैं उसको वेबसाइट बना के, उसको पीछे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसको तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत बड़ी। जब हम कोडिंग करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, स्क्रीन पे एरर आते हैं, क्लाइंट को नहीं दिखते, हमें पता का एरर कहाँ आ रहा है, हम उसे सप्रेस कर देते हैं, एरर ही ना दिखे यार, बात ही खत्म, एरर रिपोर्टिंग ऑफ कर देते हैं उसकी। और हमें पता होता है पीछे एरर आते हैं, पीछे से हम देखते रहते हैं कि यार इस एरर का सोल्यूशन क्या है, मिल गया ठीक है, नहीं तो चल रही है जैसे दुनिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रैश करती है जब वेबसाइट, तब पता चलता फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे या कुछ और चेंज करेंगे, हमें पता होता पीछे से कौन सा एरर आ रहे हैं। ये PHP की बात कर रहा हूँ मैं जी। और यहाँ पे ज़्यादातर PHP लवर है, तो वो टेक्निक यूज़ करते हैं एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो। एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो कर दिया तो एरर ने रिपोर्ट नहीं करना। अगर कोई मान लो मेजर एरर भी आ गया ना, तो ब्राउज़र पे एरर नहीं आएगा, वो 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कोई रेड एरर नहीं आएगा वहाँ पे, कोई वो नहीं बताएगा वार्निंग वार्निंग जो आती है वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो हमने उसके एरर को ही सप्रेस कर दिया। ये पर HTML नहीं दिखाते, ये तो स्ट्रक्चर ही ख़राब कर देगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या करेगी। सो अभी ये हमारा हो गया है जैसे, तो इससे थोड़ा नेक्स्ट बात करें अगर हम, अब ये तो नॉर्मल हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा एक नया पेज ले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, तो मैं नया पेज ले लेता हूँ H3, और मैं लेके चलता हूँ कि मुझे ना अब क्या करना है, लिंक बनाने हैं, क्योंकि देखो लिंक्स के बिना कुछ नहीं है जी। कोई भी वेबसाइट लेके आया है तो वो यही बोलेगा कि यहाँ एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस लिंक तो ये यहाँ चला जाए, यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ आ जाए। मतलब एक्चुअल 5 पे पहुँचने से पहले वो 3 बार डाइवर्ट हो, इसके लिए तो लगती है जावास्क्रिप्ट। लेकिन लिंक तो ए से ही बनेगा, ए फॉर एंकर टैग जी। ये सदियों से चलता आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ गूगल, मैं ये चाहता हूँ इस पर क्लिक करें तो गूगल ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करें तो लाइक FB ओपन हो जाए, ठीक है जी। तो
इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज में क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस ये बात है, आप एक बार ओपन करके देखोगे यहाँ पे गूगल इज देयर, तो ये लिंक कॉपी किया एंड पेस्ट इट हियर। मैं ये चाहता हूँ कि भाई फेसबुक तो लिख दिया लेकिन लिंक अभी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता भी क्या, तो मेरे को हैश लगाना जरूरी है, टेम्पररी लिंक बनाना जरूरी है। फिर नहीं लगाओगे तो क्लिक करेगा कोई तो वो वेबसाइट रीलोड होती रहेगी, हैश लगाने से रीलोड नहीं होती वेबसाइट। तो अब मैं अगर गूगल ओपन करूं अपनी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद, अगर मैं ओपन, ये नहीं थी वेबसाइट, मेरा पेज था 3 और ये यहाँ आ गया। व्हेन वी क्लिक ऑन गूगल लिंक देन ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा गूगल के ऊपर, लेकिन इसे मेरे पेज को ओवरराइड कर दिया, ओवरलैप कर दिया। बैक करूँगा तो आएगा, लेकिन आप यहाँ पे एक टेक्निक लगा सकते हो कि भाई ओपन तो हो मेरा पेज, लेकिन उसका टारगेट जो है वो एक नया पेज रहना चाहिए, लाइक नया एक ब्लैंक पेज रहना चाहिए। अब जब भी कोई क्लिक करेगा एक नया ब्लैंक पेज ओपन होगा, जितनी बार कहोगे एक नया ब्लैंक पेज ही ओपन होगा। ये देखो जरा, सिर्फ ये टारगेट देने से बाय डिफॉल्ट वो जो पेज ओपन है पेरेंट उसी के ही ओवरलैप कर लेगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई क्लिक करने से अलग पेज ओपन होना चाहिए तो आप लगा सकते हैं ऐसी टेक्निक। एक और भी है, ट्राई करके देखते हैं, ये बीच में काम नहीं कर रहा था, न्यू, ये नया आया था। अब क्लिक किया तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, ब्लैंक की तरह ही काम कर रहा है। प्रॉब्लम है अभी इसका कोई, इसमें सर मेन से भी शायद कुछ मेरे ख्याल से कर रहा था है? इसमें जहाँ पे न्यू लिखा है वहाँ पे अगर हम मेन लिखते हैं शायद, देखो मेन अलग चीज़ है, ऐसा मेन एक कंटेनर है, ठीक है ना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता था, ये नए पेज बार बार ओपन नहीं करता था। जैसे ये मैंने ओपन कर दिया एक बार पेज, ये जैसे रीलोड हो गया तो दोबारा क्लिक करूं मैं तो ये दोबारा ओपन नहीं करता था, क्योंकि सेम पेज ओपन हो रखा तो इसी को ही वो रिफ्रेश करके दोबारा दिखा देता था इस वाले में। तो अगर नहीं चल रहा तो ब्लैंक तो है ही है हमारे पास, ब्लैंक तो है ही है, ठीक है। BR टैग इज देयर, BR फॉर ब्रेक, नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब दोनों के बीच में इस तरीके से जनरेट कर दिया जैसे हमने। तो एंकर टैग, अब एंकर टैग जो है मेरा, ये किसी इमेज के ऊपर भी लगाया जा सकता है, फोटो के ऊपर भी लगाया जा सकता है। और इमेज लगानी है तो ऑब्वियस ही बात, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक IMG टैग लगाना पड़ेगा। और IMG टैग जो है मेरा इमेज फॉर इमेज, इसके लिए मेरे को सोर्स, इसके अंदर इमेज देनी पड़ेगी। तो इमेज देनी पड़ेगी तो मेरे को थोड़ा सा वही इमेज, ये रही, जैसे मेरे पास एक इमेज लाइक, तो मेरे को ये इमेज अपने उसी फोल्डर में डालनी पड़ेगी। इसके अंदर डाल देते हैं इसको, थोड़े फोल्डर जो बना रखे हैं हमने, तो यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी और यहाँ पे मैंने इसका नामकरण भी कर दिया। नाम मैंने दे दिया इसको 11.png दे दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है, PNG इमेजेस क्या है, JPG इमेजेस क्या है? आपने इमेजेस के ऊपर काम किया हुआ है, बताओ आप, कैनवा यूज़ किया हुआ आपने, कैनवा पे तो ऊपर ऐसी इमेजेस की बात होती है कि नहीं होती? किया तो बस, लेकिन सर ये ध्यान नहीं दिया कभी कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कोई नहीं, बताता हूँ मैं आपको। इमेजेस नाम के फोल्डर में 11.png लगा दी जैसे मैंने, तो ये इमेज तो लोड हो गई, बहुत बड़ी इमेज है आपके पास ये वाली। अगर आप इमेज का रीसाइज करना चाहते हो तो विड्थ दे दिया मैंने 200, विड्थ दे देते हैं 5 की, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 3 की, और हाइट नाम का एट्रीब्यूट है, ये मैं 150 दे देता हूँ और चेक करके देखता हूँ यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, ठीक है ना, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये थोड़ा और कम करके देख लोगे अगर इसे तो थोड़ा और बेटर लगेगा, लाइक ठीक है ये वाला। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। तो आप एक काम और कर सकते हो, इसके ऊपर आप यानी कि एंकर टैग के
बीच में, मतलब कंटेनर टैग है ना ये, विच कंटेन इमेज टैग, तो ऐसे लगा सकते थे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कोई क्लिक करे तो जो मैंने लास्ट पेज बनाया है वही ओपन हो जाए। मैं अपना पेज भी तो दे सकता हूँ, जरूर सुना कि मेरे को लिंक ही देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस पर क्लिक करेगा कोई तो जो भी मैंने पेज बनाया था वो ओपन हो गया, देखो जरा। जी ठीक। अब बाकी का काम तो आप इसमें कर सकते हो। तो इमेज लगानी है तो IMG टैग है, इसमें आप अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं और देना भी चाहिए हमेशा। यानी मैं कार्टून नेटवर्क की पूरी वेबसाइट का लिंक डाल दूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे लिख दूँ, छोटा भीम ही लिख दिया। टाइटल डाल सकते हैं यहाँ पे, टाइटल पे भी मैंने छोटा भीम ही लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट तो नहीं दिखेगा। हाँ, अगर ये इमेज लोड नहीं हुई तो इन दैट कंडीशन वो दिखेगा। लेकिन टाइटल क्या कर रहा था, जब माउस लेके जा रहे हो तो एक छोटा सा जो आपके पास ये टूल टिप आ रहा है, ये टाइटल की वजह से आ रहा है। तो IMG टैग आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, इसको किसी एंकर टैग में भी रखा जा सकता है। डन हो गया ये वाला। अब एंकर टैग का और क्या यूज़ हो सकता है, इसको बुकमार्क में के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बुकमार्क इन द सेंस कि मैं एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पे और यहाँ रखता हूँ 4.html और मैं यहाँ ना कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मुझे बहुत सारा कंटेंट डालना है लेकिन मेरे पास अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो डमी टेक्स्ट डाल सकते हैं, दैट इज़ द लॉरम इप्सम टैब। ये डमी टेक्स्ट है, इसको डमी टेक्स्ट लॉरम इप्सम। लेकिन लॉरम इप्सम, लॉरम जो है वो एक रियल टाइप पर्सन है जिसने ये डमी टेक्स्ट बनाया था। दूर से देखने से ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर वर्ड है, ब्ला ब्ला लिखने से अच्छा है कि आप डमी टेक्स्ट डाल दो, ठीक है ना। या फिर आप ये भी डाल सकते हो, ये भी आपका जो MS वर्ड है ना, जी। इसमें भी डमी टेक्स्ट होता है। क्योंकि जब हम लेक्चर लेते हैं तो हम ब्ला ब्ला लिखा, सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है। मैंने ज़्यादातर देखा सेंटर्स पे वो क्या करते हैं, लिखा, ये देखो सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से बोल्ड हो गया, यहाँ से इटैलिक हो गया, यहाँ अंडरलाइन हो गया। लेकिन ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर मैं बोल्ड करके, कमांड मैंने वही करवाई है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, तो ये डमी टेक्स्ट है। तो आप इसको भी कॉपी करके डाल दो, ये थोड़ा सा और प्रॉपर सा लग रहा है, लेकिन ये फिर भी कॉपीराइटेड है थोड़ा सा, क्योंकि ये आ गया ना बीच में अब माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो डमी टेक्स्ट लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये मेरा डमी टेक्स्ट किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे लॉरम इप्सम में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ इसको, और क्वेश्चन ये आता कि मैं इसको बड़ा क्यों कर रहा हूँ, उसका आंसर अभी बता देता हूँ आपको। तो ये मेरे पास बन गया। अच्छा, ये जो साइड में आ रहा था इसका यूज़ क्या है, स्क्रॉल कितना करोगे, यहाँ से सीधा पहुँचा जा सकता है, किस पॉइंट किस कोड पे पहुँचना है। तो इसे हम बंद नहीं करते कभी भी, ये ऐसे रहता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक बन जाए, ऊपर टॉप पे एक लिंक बन जाए एंकर टैग के अंदर, और यहाँ लिख दूँ मैं गो टू बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे इसको दे दो एक आईडी क्या दे दिए, टॉप, ठीक है। और एक बिल्कुल लास्ट में बना दिया मैंने, यहाँ पे दिया टैग मेंटेन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू टॉप। इसकी आईडी क्या आ जाएगी, मतलब मैंने दो एंकर टैग बना दिए, एक को मैंने टॉप दे दिया, एक को बॉटम दे दिया। इनकी क्रॉस रेफरेंसिंग कर देते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग इन द सेंस हैश, हैश का मतलब ये आईडी ढूंढ रहा है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में आईडी ढूंढ रहा है। आईडी कौन सी ढूंढ रहा है, टॉप। जहाँ ये आईडी मिलेगी ये यहाँ जंप कर जाएगा। इसी तरीके से ये किसे ढूंढेगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सी आईडी, तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग मेरी हो गई। अब व्हेन वी क्लिक ऑन दिस लिंक तो ये सीधा लास्ट में चला गया।
यहाँ पे क्लिक किया था सीधा ये टॉप पे चला गया। ये लिंक आपने देखा भी होगा, नीचे छोटा सा लिंक आ जाता है, क्लिक करते हैं तो गो टू टॉप, वो ऐसे ही बनता है। लेकिन और क्या यूज़ हो सकता है इसमें, मान लो मैं थोड़ा बीच में आता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंकर टैग, और यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी। मान लो मेरा कंटेंट है, ये मेरा आर्टिकल है एक, और मैंने यहाँ आईडी क्या दे दी इसकी, IMP दे दी, ठीक है। और यहाँ कोई एक लिंक दे दिया बीच में, ठीक है ना। यहाँ नहीं देते, मैं ऊपर दे देता हूँ, इसके नीचे दे देता हूँ एंकर टैग, और यहाँ लिख दिया मैंने टाइटल इम्पॉर्टेंट टास्क, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया IMP। अब जब कोई क्लिक करेगा इसके ऊपर तो ये सीधा उसी के ऊपर जंप कर लेगा। अरे यार ये तो सामने दिख रहा है, सामने नहीं दिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा ना, यहाँ लगा दिया मान लो मैंने, अब ये देख नहीं रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधा ये जंप करेगा। अरे आईडी मैंने अलग दे दिया क्या, IMP आना था, ठीक है ना। सो अभी ये ठीक हो गया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे कर रही है ये, मैंने ना एक गड़बड़ कर दी, ये IMP ना यहाँ आना चाहिए था एक्चुअल में। इसको मैं हैश कर देता हूँ क्योंकि ये लिंक मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ, इसको आईडी देनी थी, अब जाएगा। ये देखो जरा, कहाँ आया, अच्छा बीच में कुछ लिखा नहीं ना हुआ, बीच में लिखना भी तो चाहिए था ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टास्क फॉर मी। अब ठीक चलेगा ना ये, एक्चुअली सामने ही था एक्चुअल में क्या ये मतलब वो सामने आ जाएगा, मतलब जो उसका व्यू होगा उस व्यू में आ जाएगा। अब ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे, मैं करके दिखाता हूँ एक पॉइंट छोटा सा आपको, MS वर्ड में मैंने ना कोई आर्टिकल लिखा, मैंने इंडेक्स पेज बनाया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स बना दिया, यहाँ मैंने इंडेक्स बना दिया, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे सेकंड टॉपिक, हो गया। अब आप काम कर सकते थे ना कि मैं क्लिक करूं जैसे इस पे तो वो इस पेज पे पहुंच जाए, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाए, इस पेज पे पहुंच जाए, दूसरे पे क्लिक करूं तो वो इस पेज पे पहुंच जाए। ऐसा किया जा सकता है इसमें कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दूं अपनी टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक पे क्लिक करूं उस टॉपिक पे सीधा डायरेक्ट जंप कर जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। बस मेरे को क्या करना है, जो हेडिंग देंगे हम उसकी आईडी वहाँ शेयर करनी है, सिर्फ आईडी शेयर करनी है वहाँ पे। जरूरी नहीं एंकर टैग ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, H1 टैग हो सकता है, H2 टैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर इस तरीके से इसको बुक मार्क बोल सकते हैं। बुक मार्क ही तो किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया तो ये बुक मार्क इतना एरिया सीधा नहीं जाएगा, यानी इसका मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इस पे क्लिक करें तो ये इससे रिलेटेड थर्ड टास्क पे चल जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ करवाया जा सकता है इसमें ये एंकर टैग के साथ वैसे, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो ज़्यादातर रीडायरेक्शन के लिए किया जाता है। एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तभी यूज़ किया जाता है इसको। पॉइंट हो गए। वैसे छोटे छोटे टैग और भी बहुत हैं, लाइक बिग टैग हो गया, TT टैग हो गया, इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको नेट से भी मिल जाएगी। जैसे कि ये बता रहा हूँ ना, फिफ्थ टैग जैसे आ गया, जैसे कि ये मैंने कुछ लिखा यहाँ पे,
लॉरम ही लिखा और इसको मैंने किसके अंदर लिख दिया, एक टीटी नाम के टैग के अंदर लिख दिया, जबकि ये भी चल नहीं रहा आज की डेट में, ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि टाइपराइटर का भी टाइम ख़त्म हो गया। टीटी का मतलब टाइपिंग ट्यूटर, जैसे टाइप राइटर का स्ट्रोक होता है ये वैसा दिखाता है, ये देखो जरा। तो टैग ही उसने बता रखा कि यूज़ नहीं करना। हाँ वो अलग बात है कि ये बिग दिखा दिया इसने, ये BIG नाम का टैग दे दिया, ये भी रेड में ही दिखा रहा है ये अब तो कर क्या रहा था बिग, ये थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा था बाकियों से, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है बिग का, ये बिग ना यहाँ लगना चाहिए, L मैंने बीच में रख दिया ऐसे, लॉरम का L मैंने दे दिया कुछ ऐसे, यार मैगजीन्स में आता है जैसे, तो वहाँ पे कुछ यूज़ आ जाता है इसका अदर देन कुछ, लेकिन इसे डेप्लीकेट ही कर दिया क्योंकि इसमें भी CSS लगा के सेटिंग करनी पड़ती है, ऊपर से CSS आ गई यहाँ पे तो फिर अगर सारा काम ही CSS से कर लो, क्यों लगा रहे हो इसमें इतना ज़्यादा। हाँ बट एक बात और की जा सकती है इसमें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे मान लो ये वाला एरिया बोल्ड करना है थोड़ा सा, तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग अवेलेबल है, B4 बोल्ड, ये B4 बोल्ड नाम का टैग अवेलेबल है, ये थोड़ा सा बोल्ड कर देगा हल्का सा, लेकिन B की जगह पे भी थोड़ा अल्टरनेटिव निकाला गया, इसकी जगह पे क्या निकाला गया, स्ट्रॉन्ग निकाला गया। स्ट्रॉन्ग और B टैग दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, रिकमेंडेशन किसकी है, स्ट्रॉन्ग की, दोनों बोल्ड ही कर रहे हैं। इसने भी वही काम किया है, इसने भी वही काम किया है, तो स्ट्रॉन्ग टैग मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये रिप्लेस कर देगा इसको, हो सकता है ऐसे। थोड़ा सा आई टैग भी होता है इसमें, आई टैग क्या करेगा, थोड़ा सा इटैलिक मोड दे देगा, इटैलिक क्या होगा, थोड़े से तिरछे से आ जाएंगे, थोड़ा स्पेशल दे देगा इसको। आप इसको देखो बाकियों से, लेकिन यही वाला काम जो है इसका अल्टरनेटिव भी कर देगा, इसको नाम क्या दे दिया, EM दे दिया, एम्फासिस EM, क्योंकि जब हम कोई आर्टिकल लिखते तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होगी, ये देखो ये भी वैसा ही स्ट्रोक दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे टैग और भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये टैग वो हैं जो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गूगल या कहीं से मिल जाएंगे। जैसे मुझे 10th लिखना है, मुझे H1 टैग के अंदर 10th लिखना है, TH ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर जाना चाहिए था तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, SUP सप, सप मतलब सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको हम। और इसी तरीके से मैं अगर लिखना चाहता हूँ यहाँ पे H2O तो यहाँ पे क्या लगा सकते थे, सब लगा सकते थे, यहाँ 2 डाल दिया मैंने, ये साइंटिफिक यहाँ पे मैथमेटिक के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से H2O आना चाहिए, यहाँ पे ये इस तरीके से आना चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और छोटे छोटे टैग हो सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें आपको कि इतना ज़्यादा वो, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत आराम से मिल जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन जो रियलिटी में प्रोडक्टिव टैग्स हैं वो सारे के सारे यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं सारे। तो बेसिक टैग जो छोटे छोटे हैं आई थिंक उसमें इतना वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और टैग ऐसे हैं जैसे डेव टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, ये तभी करने का फ़ायदा है जब आप इनकी सेटिंग करो, तो जब CSS करेंगे तब आएंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। मुझे पैराग्राफ सेट करना है, थोड़ा स्पेसिंग करनी है, तो फिर वहाँ यूज़ हो जाएंगे ये वाले टैग। तो यहाँ पे ये सारे HTML से, वैसे वो भी HTML के टैग ही हैं, डेव फॉर डिवीजन, P फॉर पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग और आर्टिकल बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन वो एक नेम दे दिया गया है उसको, एक सिमेंटिक है भी, एक इसका मीनिंग है, एक मेन भी, एक कंटेनर बनाना था तो मेन टैग लगा लो, ठीक है ना।
तो ऐसी चीज़ें उसने बता, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, तो नो सी एस एस, एक नो सी एस एस आती है हमारे पास। नो सी एस एस का मेरे को लिंक मिल जाए अगर, तो मैं बताता हूँ। नो सी एस एस का मतलब कि अगर आपको सी एस एस नहीं लिखनी जी। और आप चाहते हो कि भाई इसी के बेस पे थोड़ा बहुत काम चल जाए हमारा, कि मैं टैग लगाऊं अपने आप ही सेट कर ले, थोड़ा सा लुक सेट कर ले, या इतनी सी एस एस ना लिखनी पड़े, तो एक नो सी एस एस एनवायरमेंट आता है। आई थिंक यहाँ पे नो सी एस एस सी डी एन देखता हूँ जरा, मैं सी डी एन लिंक देखता हूँ। सी डी एन लिंक इज नॉट ओपन, ओपन नहीं है इसका क्या, मेरे को लिंक याद नहीं है अभी, मैं बताऊंगा उसका भी, जब सी एस एस करेंगे तभी करते हैं। तो फिलहाल इतना देखो आप पहले नंबर पे, एक बार इसको गो थ्रू करके फिनिश कर दो। कल फिर हम एक बार टेबल टैग कल ख़त्म कर देंगे हम।